चलिए रेडी हैं सभी लोग? चलिए सभी लोग रेडी हैं? चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। चलिए बताइएगा कि हाल ही में किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं वन का जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए ये है आपका किसान सारथी। क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर किसान सारथी। नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते रहिएगा, ठीक है। तो किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा संयुक्त रूप से किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसान सारथी की यह पहल दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप से किसानों को सशक्त बनाती है। तो हर एक पॉइंट को नोट भी करते रहिएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम आपको पढ़ा भी रहे, नहीं तो आपको आंसर सीधा सीधा क्वेश्चन दिखाते और आंसर आपको दिखाते चले जाते, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कैलाब से सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से, चाय से, मसाला से या केसर से? तो भाई आपने लगभग दुग्ध क्रांति भी पढ़ा है, मसाला भी पढ़ा है ना। अब आपके पास या तो चाय होगा या तो केसर होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर केसर उत्पादन से संबंधित है। नोट कर लीजिएगा कि सेफ्रॉन क्रांति का संबंध है केसर उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से और ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध है आपकी चाय से। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ग्रीन गोल्ड का संबंध है चाय के और बादामी क्रांति का संबंध है आपके मसाला से। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती होती है? पढ़ा है आपने, हमने बहुत बार पढ़ा है, आपको याद होगा। चलिए तो देखो यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अब पानी की मात्रा अधिकता देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार देवरिया और गोरखपुर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा देवरिया और आपका गोरखपुर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। वैसे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जूट उत्पादन में देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, गोंडा, सीतापुर तथा लखीमपुर खीरी में भी आपके होती हैं। जूट की जो एक फसल है, एक ऐसी फसल है खरीफ की है और आपकी नकदी फसल है, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट भी आपका समझने लिए है कि जूट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम स्थान है तथा भारत में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल में, अर्थात भारत में अगर पूछे रेशम कहां है तो आपके पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इजारेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। चलिए बताइएगा कि इजारेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। यहां पर जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए इजारेदारी व्यवस्था जो कि आपके ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है वारेन हेस्टिंग के समय। वारेन हेस्टिंग के समय इजारेदारी व्यवस्था शुरुआत हुई थी 1772 में, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने की थी, ठीक है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य था कि अधिक भू राजस्व वसूल करना, ठीक है। जो भूमि का राजस्व है वो ज्यादा से ज्यादा वसूला जा सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए क्वेश्चन आईएमपी से नोट करिएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ की गई। चलिए बताइएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ की गई। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है 24 फरवरी 2019। देखो हमें पता है जरूरी नहीं कि सभी को आ रहा है, इसलिए हम आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आपके आंसर का इंतजार करें, हम आपको जवाब देते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां पर 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ये पूछ लेता है कि इसकी शुरुआत कहां से की गई थी, तो आपकी कहां से? गोरखपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है किसानों को 6000 रुपए, जो कि 2000 किस्तों में 3 किस्तें होंगी, जो कि प्रत्यक्ष आय सहायता आपके रूप में होंगी, ठीक है ना। तो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत अंडे के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है। चलिए भाई जवाब दीजिए कि जो भारत है वो अंडे के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? क्या जवाब बनेगा? तो नोट कर लीजिएगा यहां पर जवाब हो जाएगा सी नंबर तृतीय स्थान पर है। किस स्थान पर है? तृतीय स्थान पर। तो बात आती है पहले स्थान पर कौन है, तो देख सकते हैं प्रथम स्थान पर आपका जो चीन है और दूसरे स्थान पर कौन सा है तो आपका अमेरिका है और तीसरे स्थान पर कौन सा है तो आपका भारत है। आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य में से कौन सा है। चलिए साथियों जवाब दीजिएगा कि भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य में से कौन सा है। सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखो सोया प्रदेश बोलते हैं एमपी को। किसे बोलते हैं? सोया प्रदेश बोलते हैं एमपी को। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी ही तो बनेगा ना। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आपका है ना। तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट ये आता है कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर कौन है तो आपका राजस्थान है और प्रथम स्थान तो आपको पढ़ा ही दिया गया है कि आपका भारत में सोयाबीन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। चलिए यहां पर देखो सोया प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में गौ पालक योजना कब प्रारंभ की गई। चलिए बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा जो लोग जुड़ गए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भाई वीडियो को भी साथ साथ में लाइक करते रहिएगा। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं है ना, तो सभी लोग भाई लाइक करिएगा। ऑफलाइन वालों से ज्यादा उम्मीद रहती है ना, क्योंकि ऑनलाइन वालों को कहना पड़ता है, जबकि ऑनलाइन वालों की हम बातें भी सुनते हैं, उनकी शिकायतें भी सुनते हैं, उनका जवाब भी देते हैं, लेकिन बेचारे ऑनलाइन जो ऑफलाइन रहते हैं तो वो लोगों को तो बिना कहे लाइक कर देते हैं, तो भाई उनसे उम्मीद हमें ज्यादा रहती है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर 8 का ऑप्शन क्या बनेगा? 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 8 का ऑप्शन आपका 22 जनवरी 2019 इसका राइट आंसर बनेगा। 22 जनवरी 2019 इसका आंसर राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा और देख सकते हैं कि जो ये आरंभ की गई है इसमें 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा बन गया है। भारत का प्रथम कैशलेस गांव आपका कौन सा बन चुका है? यहां पर जवाब दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? सुरंग गांव है,
मैलेगांव है, दर्जिया है या धसई आपका है? देखिए यहाँ पर आंसर, तो इसको नोट करिए, इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। एक घसई या धसई बोलते हैं इसे ना, शायद धसई बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में है, ये प्रथम कैशलेस आपका गांव है। ठीक है, मतलब ये है कि गांव में नकदी रहित लेन देन के लिए स्वाइप मशीनों को उपयोग किया जा रहा है। आप देखते होंगे जो कार्ड लेते हैं स्वैपिंग कर लेते हैं ना, तो वही आपका है ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है इनमें से राइट बताइए कि हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, क्या कहलाता है? जब देखो हाइड्रो मतलब होता है जल, पोनिक्स मतलब उगाना, हाइड्रो मतलब होता है जल और पोनिक्स मतलब होता है उगाना। मतलब ये कह सकते हैं कि पानी में पौधों को उगाना, पानी में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स होता है। एक यहीं पर होता है एरोपोनिक्स, क्या होता है? एरोपोनिक्स, एयर मतलब हवा होती है, पोनिक्स मतलब लगाना, उगाना, मतलब हवा में उगाना, हवा में उगाना होता है एरोपोनिक्स, लेकिन पानी में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स होता है। तो बहुत लोग जानते भी होंगे कि पानी में वो आवश्यक तत्व डाल दिए जाते हैं जो आपके मिट्टी में होते हैं, इस कारण से ये जग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चलिए बताइएगा, कह रहा है विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? यहां पर जवाब दीजिए, क्यूबा, मैक्सिको, वेनेजुएला या आपका ब्राजील। इसका राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? चलिए तो देख सकते हैं विश्व में चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को कहते हैं। किसे कहते हैं? आपकी क्यूबा को कहते हैं। और याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है वो आपके ब्राजील में होता है। गन्ने का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा कहां होता है? आपके ब्राजील में होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे भारत में, तो भारत में गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए यहां पर शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जो कि आपकी कहां पर है? आपकी जोधपुर में है। कहां पर है? आपकी जोधपुर में। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ये कहां पड़ता है भाई? जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। याद रखिए ये आपका जोधपुर जो पड़ता है राजस्थान में है। वहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिसार के बारे में, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहां पर है? हिसार में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहां पर है? हिसार में है, जो कि हिसार पड़ता है हरियाणा में। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान। बकरी अनुसंधान कहां पर है? तो आपकी मथुरा में है। कहां पर है? आपकी मथुरा में है। तो ये तीनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नील विद्रोह कब हुआ था? चलिए नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1859 से लेकर 60 में हुआ था। ठीक है, और कहां हुआ था? तो देख सकते हैं कि नील विद्रोह 1859 से 60 में बंगाल के गोविंदपुर गांव में हुआ था। और इस विद्रोह के नेता थे दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास थे, दोनों भाई थे, जो कि 1857 की क्रांति के बाद होने वाला यह प्रथम विद्रोह थे। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 1857 की क्रांति के बाद होने वाला पहला विद्रोह का नाम बताना है, तो आपको बताना है यहाँ पर नील विद्रोह, जो कि दोनों भाई आपके दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने यहाँ पर थे। ठीक है, जो इसके नेता थे। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पीत क्रांति किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा, पीत क्रांति जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए भाई। पीत क्रांति दुग्ध, तिलहन, मछली या खाद्यान्न, कौन सी उत्पादन है? तो देखिए पीली क्रांति या पीत क्रांति, आपका जवाब हो जाएगा किसे? तो आपकी तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन से, और हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? 15 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए ये है आपकी कहां पर? मध्य प्रदेश में। इसे नोट करिएगा कि बीज मसाला निर्यात क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। इसे नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिए। ये ग्रामीण परिवेश के लिए है, बैंकों से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? चलिए तो देखिए यहां पर जो आंसर है क्या बन जाएगा भाई? सभी लोग जवाब देते रहिए। भैया आप लोग तो नींद ले रहे हैं क्या भाई? क्यों भाई आप लोग नींद लेने लग रहे हैं क्या क्लास में? नींद मत लीजिएगा, है ना, फटाफट जवाब दीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए तो देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है, आपका आंसर बनेगा सी नंबर है 1975 में। क्या 1975 में? अगर डेट पूछे तो आप लोग डेट भी बता सकते हैं। इसे 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका कार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी में है। कहां पर है? आपका वाराणसी हो जाएगा। चलो मतलब पढ़ाई पर ध्यान नहीं गया है, कोई पीछे बेच रहा है उस पर ध्यान जरूर गया है ना। चलिए तो देखो बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? आपके वाराणसी। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अब ये पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी बता सकते हैं 1 अप्रैल 2007 को। 1 अप्रैल 2007 को राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वाराणसी में की गई थी। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि केंद्रीय बीज प्रशिक्षण और रेफरल प्रयोग के रूप में कार्य करने के लिए अलग से राष्ट्रीय बीज गुणवत्ता के मानव संसाधन विकास के रूप में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये बताइए, उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कृषि, सेवा, राजस्व या वाणिज्य? चलिए तो देखिए यहां पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा राजस्व है। क्या है भाई? राजस्व। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर राजस्व यहां पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रथम स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर, शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज, लाभांश, सेवकों के बदले प्राप्त धनराशि को राजस्व प्राप्ति कहते हैं। मतलब राजस्व प्राप्ति में क्या क्या आता है? जब सभी प्रकार के कर वसूले जाए, है ना, शुल्क लिया, निवेश पर प्राप्त ब्याज हो, लाभांश हो, सेवाओं के बदले प्राप्त धन हो, ये सब बोलते हैं क्या? राजस्व प्राप्ति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लोकतंत्र की पाठशाला किसे कहा जाता है? लोकतंत्र की पाठशाला किसे
किसे कहते हैं हमने आपको पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर में क्या। चलिए तो ये होता है स्थानीय स्वशासन को। नोट करिए, लोकतंत्र की पाठशाला कहते हैं, स्थानीय स्वशासन को कहते हैं, जो कि आपको याद होगा। अभी इसका पॉइंट देखिए, इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी नंबर आपका हो गया। और इसी से रिलेटेड हमने कई बार आपको पढ़ाया है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो जनक कहते हैं लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारत में संपत्ति का अधिकार जो है एक ऐसा अधिकार है, भारत में जो संपत्ति है ये अधिकार है, कैसा अधिकार है। तो देखिए आपको पता है कि नहीं पता है, पता है तभी तो जवाब दे रहे हो। यहां पर हो जाएगा आपका डी नंबर, विधिक अधिकार है। कैसा है, विधिक अधिकार है। एक संविधान में संशोधन आया था, संविधान में संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन, जो कि आपके 1978 में हुआ। इसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके आर्टिकल नंबर 300A में जोड़ दिया गया, जो कि एक विधिक अधिकार आपका हो गया है। चलिए एक पॉइंट आपसे यहां पर लेते हैं, आपकी परीक्षा लेने वाले हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है, ये जो आपका संपत्ति का अधिकार है, मतलब था पहले, है ना, ये जो संपत्ति का अधिकार था, ये कौन कौन से आर्टिकल में इसे प्रदान किया गया था, अर्थात जो स्थान था, ये कौन कौन से आर्टिकल में इसको स्थान दिया गया था। चलिए बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आपके आर्टिकल नंबर 19 में भी इसका स्थान दिया गया था, और आर्टिकल नंबर जो आपके 31 था वहां पर स्थान दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि आपके जो संपत्ति का अधिकार आने से कौन कौन से आर्टिकल को अस्थायी कर दिया गया, इनको हटा दिया गया वहां से, तो संपत्ति के अधिकार को 19 वाले से हटाया गया और 31 वाले से हटाकर अब 300 के काम में इसे जोड़ दिया गया है। उम्मीद है पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा कि गांवों में भू राजस्व वसूली का कार्य जो किया जाता है वो किसके द्वारा करते हैं। गांवों में भू राजस्व वसूली का जो कार्य करता है वो कौन करता है, यहां पर आंसर बताइएगा। चलिए लेखपाल, कानूनगो, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी। जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब बनेगा यहां पर लेखपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य लेखपाल के द्वारा किया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि जिले में राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है, जिले में पूछ लेता तो क्या बताते हैं, तो देखिए जिला में राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिला मजिस्ट्रेट, जिसे हम लोग डीएम कहते हैं। हमने बताया था जो डीएम होता है, अगर वो राजस्व वसूल रहा है उस समय उसे मजिस्ट्रेट कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखिए डीएम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, 22 को ऑप्शन लॉक करना है। तो देखिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी 2 अक्टूबर को, लेकिन अगर पूछे अक्टूबर तो सभी में ऑप्शन है, तो आपका जवाब हो जाएगा 1980। नोट कर लीजिएगा, यहां पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1980। अब इस समय क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो आपको पता है छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कौन सी छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना आगत मॉडल पर निर्धारित थी, और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति के द्वितीय चरण की शुरुआत भी हुई थी। अगर पूछे हरित क्रांति की द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई थी, तो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। चलिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इसका आंसर दीजिएगा। देखो हमने बताया था, हमने कई बार बताया है कि आपको डिजिट याद रखना है, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं। और याद हो सकता है जब आपको अपने पर्सनल लोगों के नंबर याद हो सकते हैं, तो भी 4 अक्षर का या 8 अक्षर का नंबर क्यों याद हो सकता है, याद हो सकता है। तो देख सकते हैं 240 928 इसका ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। और आपको पता है वर्तमान में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दर से चौथा स्थान है। पहला स्थान किसमें है, पहला स्थान आपका है यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल में, दूसरा एमपी का और तीसरा है महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए देखो यहाँ पर दिया है रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है। रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है, यहाँ पर आंसर देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो देखिए यहाँ पर 24 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए लगभग सभी का आ गया है। ये है आपके सोनभद्र में। नोट कर लीजिएगा कि जो रिहंद घाटी परियोजना है वो किस जिले में है, आपके सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर है, और एक गांव पड़ता है पिपरी नामक गांव है, वहीं पर आपका पड़ता है। और इस योजना से सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी जिले के लगभग 40 लाख एकड़ भूमि क्या की जाती है, इसे सिंचाई की जाती है। तो काफी अच्छी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी, इसके चारों ही ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक वानिकी योजना, इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन बी 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1976 इसका जवाब राइट हो जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं कि सामाजिक वानिकी प्रयासों से वृक्षारोपण संबंधित, अर्थात जो पूछेगा कि सामाजिक वानिकी योजना का संबंध किससे है, तो ये वृक्षारोपण अर्थात वृक्षों को लगाने से है। सामाजिक वानिकी योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, तो ये भी आपको पता है 1976 में कौन सी योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय आपकी की गई थी। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 2-4 पॉइंट और बचते हैं। आपको पता है कि डेली टेस्ट पेपर तो आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व कराते ही कराते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट लेके आते हैं, उनको भी थोड़ा सा और बचता है 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे दिया गया है कि नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर आपसे पूछा है। तो देखिए गंगा नदी के किनारे बसे हुए कौन कौन से आपके नगर हैं, तो देखिए गढ़मुक्तेश्वर हो गया, और कछला घाट, फतेहगढ़, बिल्हौर, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, डलमऊ, संगबेरपुर, प्रयागराज, सिरसा, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और आपका शेरपुर बलिया। मतलब ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है कानपुर। क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा जो शहर है आपको कौन सा है, तो आपका कानपुर है, जो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला दिया गया यमुना नदी किनारे, तो यमुना नदी में कौन है, तो आपका देखिए वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, है ना, इटावा हो गया, ये अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आपका यमुना हो जाएगा। ठीक है। और अगला दिया गया है गोमती नदी, तो गोमती नदी के तीनों पूछे जाते हैं, लखनऊ भी पूछा जाता है, जौनपुर भी और आपका सुल्तानपुर भी। सरयू के पूछे तो सरयू आपका अयोध्या, गोला और आपका बरहलगंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए
और अगला क्वेश्चन दिया गया है राप्ती नदी। राप्ती नदी आपको पता है गोरखपुर हो जाएगा, बेतवा नदी हमीरपुर, मंदाकिनी जो कि आपका चित्रकूट बसा है मंदाकिनी नदी, मुरादाबाद जो बसा है वो रामगंगा नदी किनारे बसा है, सोन नदी देखिए सोन नदी पर सोनभद्र आपका बसा हुआ है, गाजियाबाद बसा है आपकी हिंडन नदी किनारे, ठीक है। और थोड़ा सा और बचा है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो जिले में कौन है, चंदौली जिले में है। ये सबसे पुराना 1957 में बना था ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किशनपुर वन्यजीव विहार या और दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में है, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आपके बहराइच में है, वन्यजीव विहार आपके चित्रकूट में है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार और बबर शेर सफारी पार्क, बबर शेर सफारी कहां पर है, तो आपके इटावा में है, इटावा में हो जाएगा, ठीक है। और अगला है कैमूर वन्यजीव विहार कहां पड़ता है, ललितपुर में जो कि सबसे छोटा है, और सोहागी बरवार वन्यजीव विहार आपके महाराजगंज में है, सुहेलवा वन्यजीव विहार आपके श्रावस्ती और बलरामपुर में आपको फैला हुआ है, ठीक है। और अगला है कछुआ वन्यजीव विहार आपके वाराणसी में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, यहां पर आपका वाराणसी पूछा गया है कि कछुआ वन्यजीव विहार कहां पर है, तो आपके वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि देश का 35वें नंबर का है, ये कहां है, तो आपकी पीलीभीत में आपका फैला हुआ है, ठीक है ना। एक नोट पढ़ लीजिएगा कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, यह है इसका विस्तार मेरठ, मुजफ्फर, बिजनौर, अमरोहा और